स्वर सुधा मंच पर प्रस्तुत है मालती जोशी की कहानी पराई बेटी का दर्द। अम्मा कहाँ है? वॉश बेसिन पर हाथ धोते हुए इन्होंने पूछा। अपने लाडले भैया के यहाँ गई है, मैंने तौलिया पकड़ाते हुए कहा। सोना मोना दोनों पार्क गई हैं तुलसा के साथ, और हरी बाजार गया है सब्जी लाने। घर में बस यही नाचीज है, इजाजत हो तो नाश्ता लगवाऊं। अरे अरे, तुम तो एकदम नाराज हो गई। नाराज होने की बात ही है। जो स्वागत के लिए हाथ बांधे खड़ा है, उसकी तो कोई खोज खबर ही नहीं। दुनिया भर के लोगों की पूछताछ होती रहेगी। मैंने मुंह फुलाकर कहा। अच्छा बतलाइए साहब, आपकी क्या खोज खबर ली जाए? इन्होंने मुझे बाहों में भरते हुए कहा, और बस सारा गुस्सा उड़न छू हो गया। लेकिन नाश्ते के समय फिर वही ढाक के तीन पात। अम्मा कहाँ है? अरे भाई, बतलाया तो कि मामा जी के यहाँ गई है। ये मामा जी के यहाँ रोज रोज क्या काम निकल आता है? इन्होंने झुंझलाकर कहा। बिल्कुल बच्चों की सी आदत है इनकी। घर पर लौटकर माँ न मिले तो बस मूड ऑफ हो जाता है। मामा जी के यहाँ आजकल बस एक ही तो काम रह गया है, मैंने कहा। फिर कोई लड़की वाले आए हैं, समझ में नहीं आता ये रोज रोज कहाँ से चले आते हैं। क्यों, हिंदुस्तान में लड़कियों की कमी है क्या? अब देखिए न, साल भर में 2500 ऑफर्स रिजेक्ट हो चुके हैं, फिर भी नए रिश्ते चले ही आ रहे हैं। ये विपिन भैया भी पता नहीं कहाँ की हूर लाने वाले हैं। कोई लड़की इनकी आंखों पर नहीं चढ़ती। विपिन की आंखों पर लड़की का रूप नहीं चढ़ता, मामा जी की आंखों पर रुपया। कुल मिलाकर एक ही बात है। अम्मा पता नहीं क्यों इस झंझट में पड़ती हैं। अम्मा जी क्या करें? उनके सलाह के बिना तो उस घर का पत्ता तक नहीं हिलता। बार बार बुला भेजते हैं तो जाना ही पड़ता है। मैंने अम्मा जी की वकालत की। इट इज ऑल हम्बक, इन्होंने कहा, और चुपचाप चाय पीने लगे। इस बात पर माँ बेटी में इतनी बार बहस हो चुकी है कि नए सिरे से कहने के लिए कुछ है ही नहीं। नवीन, ओ नवीन, दफ्तर से आ गया कि नहीं? कहती हुई अम्मा जी घर में दाखिल हुई। मेरा दफ्तर तो 5 बजे बंद हो जाता है, लेकिन तुम्हारा दफ्तर तो 24 घंटे चलता है, इन्होंने कड़वी आवाज में कहा। अच्छा, अब मजाक रहने दे। बाहर देख कौन आया। तेरे साड़ू भाई हैं भैया, अंदर आओ न। ये घर कोई पराया थोड़ी है, उन्होंने बाहर की ओर मुंह करके कहा। कुछ ही पलों में एक प्रौढ़ सज्जन देहरी पर आकर खड़े हो गए। हम लोगों ने यांत्रिकता से हाथ जोड़ दिए। नीतू, इन्हें पहचाना? अरे ये तेरे जीजाजी हैं। जीजाजी? मैंने अस्फुट स्वर में पूछा। बहुत छोटी रही होगी वह, उसे याद नहीं होगा, आगंतुक सज्जन ने संकोच में कहा। अरे ये तेरे सबसे बड़े जीजाजी हैं, अजमेर वाले। अब तो याद आया? हाँ याद आया, और याद आते ही वितृष्णा से मैंने मुंह फेर लिया। हरी उसी समय बाजार से लौटकर आ गया था, और मुझे रसोई में जाने का बहाना मिल गया था। रसोई में आकर मैंने स्मृति की गलियों में उस चेहरे की तलाश की जो मैंने अभी अभी देखा था, पर वह कहीं नहीं मिला। याद आया तो बस एक सजा संवरा दूल्हा जो किसी परी कथा का राजकुमार लग रहा था। उस चेहरे को इस व्यक्ति के साथ फिट करना बहुत मुश्किल हो रहा था। नीतू, क्या क्या सब्जी लाया है हरी? देखूं तो, अम्मा जी ने रसोई में आकर कहा। ऐसा करते हैं, 2 सब्जियां बना लेते हैं। हरी चटनी पीस देना, तुम पूड़ी उतार लो, मैं हलवा बना लेती हूँ। या ऐसा करते हैं, बाजार से रबड़ी मंगा लेते हैं। अम्मा जी के उत्साह का अंत नहीं था। ये क्या यही खाना खाएंगे? मैंने डरते हुए पूछा। और क्या, इस घर के होते हुए भी बाहर खाएं? अच्छा लगता है? फिर अपने लाडले को आवाज देकर कहा। नवीन, खाना बन रहा है। तब तक तू जाकर तब तक तू जाकर होटल से उनका सामान तो उठवा ला। वो तो बेचारे बड़ा संकोच कर रहे थे, पर मैंने ही कहा कि इस घर के होते हुए तुम होटल में रुको, अच्छा लगता है क्या? वो तो ठीक है अम्मा,
लेकिन यह सज्जन है कौन? अरे वाह! अभी तो बताया था नीतू के जीजाजी हैं, सबसे बड़े। बहन नहीं रही इसकी, लेकिन इससे क्या होता है? रिश्ते थोड़े ही टूट जाते हैं। एक हमारी ननद थी रिश्ते की, उसके बाद भी उसकी सौत ने ऐसा निभाया कि क्या बताऊं। कुछ लोग सच्ची होते ही हैं अच्छे। ये परम आदरणीय साडू भाई एकदम इधर कैसे भूल पड़े? इन्होंने पूछा। स्वर में बेजारी झलक रही थी। अरे, विपिन के लिए रिश्ता लेकर आए हैं, अम्मा जी ने फुसफुसाकर कहा, मानो कोई रहस्य खोल रही हो। इकलौती लड़की है, बड़ी सुंदर है, बिल्कुल अपने बाप पर गई है। फोटो देखकर ही आंखें जुड़ा गई। बीए में पढ़ रही है। मुझे तो भैया रिश्ता जच गया है एकदम। हो जाए तब है। जब तुम्हें जच गया है तो हुआ ही समझो, इन्होंने कहा और बाहर चले गए। तो ये महाशय विपिन के लिए रिश्ता लेकर आए हैं। तभी तो अम्मा जी का उत्साह फूटा पड़ रहा है। और इस विचार के साथ मेरे मन का बोझ काफी कम हो गया। जीजा जी के रूप में इस व्यक्ति की अभ्यर्थना करने का न तो मुझ में उत्साह था और न आग्रह। मेरी इस बेरुखी को अपरिचय का संकोच समझकर अम्मा जी ने माफ कर दिया था। वे स्वयं यह प्रयत्न करती रही कि अतिथि को इस घर में कोई संकोच या झिझक न हो। खाना भी उन्होंने बड़े प्रेम और आग्रह के साथ खिलाया। सोना और मोना तो बस मेहमान देखकर ही खुश हो जाती हैं। मोचा जी की गोद में चढ़ी उन्हें अपनी तोतली बातों से बड़ी बेतकल्लुफी से बोर करती रही। ये लेकिन चुप चुप ही बने रहे। संयोग मनुष्य को कहां से कहां ला देता है। मैंने बिस्तर पर लेटते हुए सोचा, कभी सोचा भी न था कि एक दिन जीजाजी का अपने घर में इस तरह अतिथि सत्कार करना पड़ेगा। मन में ऐसी इच्छा भी नहीं जागी। सच तो यह था कि दीदी वाला प्रसंग मन से बिल्कुल उतर ही गया था। उस स्मृति में कोई सुख था भी नहीं। अम्मा जी की सचमुच दाद देनी पड़ेगी। 7 पुश्तों की खोज खबर लेने में उन्हें 7 मिनट नहीं लगते। बातों बातों में सब कुछ जान जाएंगी। पता नहीं कैसे उन्होंने पता लगा लिया कि यह जीजाजी की दूसरी शादी है और पहली वाली ससुराल का आता पता पूछते ही मेरा रिश्ता निकल आया। नहीं तो कोई संभावना नहीं थी कि वे मुझे या मैं उन्हें पहचान पाती। करीब 11 बजे ये कमरे में दाखिल हुए। बेगम, आपके दूल्हा भाई का बिस्तर मैं मसहरी के फिट करके आया हूँ। हुक्का पानी भी सब कंप्लीट कर दिया है। धन्यवाद, मैंने रुखाई से कहा और करवट फेर ली। ये कौन से जीजाजी हैं तुम्हारे? तुमने तो कभी जिक्र ही नहीं किया। बहुत काबिले जिक्र वे हैं भी नहीं। तुम्हारी उस वाली दीदी की तो कभी फोटो भी हमने नहीं देखी। बहुत यंग एज में डेथ हो गई थी क्या? हम्म, बीमार हो गई थी क्या? अरे मुझे नहीं याद है कुछ। बहुत छोटी थी मैं। मैंने एकदम झल्लाकर कहा। सॉरी, इन्होंने कहा और चुप हो गए। बाद में बहुत बुरा लगा मुझे। इतना ऑफ होने की तो कोई जरूरत नहीं थी। लेकिन मैं क्या करती? शाम से ही मेरी सहनशीलता की परीक्षा हो रही थी। जीजाजी को देखकर सारी कड़वी स्मृतियां फिर परेशान करने लगी थी और साथ में अम्मा जी का भाषण चलता रहा। पता नहीं कितने उदाहरण गिना डाले उन्होंने, जहां लड़के की मृत्यु के बाद भी लोगों ने संबंध बना रखे थे। सुनकर उबलने के सिवाय मैं कुछ कर नहीं पाई थी। सचमुच बहुत छोटी थी मैं तब, 7-8 साल की रही होंगी। फिर भी सारी बातें मुझे अच्छी तरह याद हैं। लेकिन दीदी की मृत्यु का कारण उस समय भी अज्ञात था और आज भी अज्ञात ही है। याद आती है गर्मियों की एक शाम, हम लोग सड़क पर नदी पहाड़ खेल रहे थे। बड़ी बहनें अपनी सिलाई कढ़ाई लेकर बरामदे में बैठी हुई थी। तभी दरवाजे पर एक तांगा रुका और हम लोग विश्वास ही न कर पाए। तांगे से दीदी उतर रही थी, साथ में जीजाजी भी थे। विस्मय और हर्ष से हम लोगों के पांव ही फूल गए। दीदी अभी तो गई थी 8 दिन पहले। गोने की धूमधाम अब भी मन में ताजा है। मिठाइयों का स्वाद अब भी जबान पर है।
और दीदी की याद से अब भी आंखें डबडबा आती थी। दीदी ने मुझे अंक में भर लिया, तब विश्वास हुआ कि सचमुच दीदी आ गई हैं। मैं ठगी सी साथ वाले व्यक्ति को देख रही थी। बारात के समय शेरवानी और साफे में यह व्यक्ति किसी राजकुमार सा लग रहा था, और अब नीले सूट में किसी अंग्रेज साहब की तरह। मोहल्ले के सारे बच्चे नए जवाई को देखने के लिए जुड़ आए थे, और मैं गर्व से फूल उठी थी। उधर माँ तो जैसे पागल हुई जा रही थी। पहली बार दामाद घर पर आया है, उसकी क्या खातिर करूं, क्या न करूं, उनकी समझ में नहीं आ रहा था। बस इसी उधेड़-बुन में चक्कर घिनी की तरह रसोई में घूम रही थी। लड़कियों पर झल्ला रही थी। भैया तो पता नहीं बाजार के कितने चक्कर लगा चुका था। बाबूजी जिस समय अंदर आए, माँ कचौड़ी की आलू मसल रही थी। यह सब रहने दो गीता की माँ, इसकी अब कोई जरूरत नहीं है। जरूरत क्यों नहीं है? वहां पहली बार वह घर आया है। जिसके लिए बना रही हो वह चला गया है, बाबूजी ने कहा, और बाहर चले गए। उनका स्वर, उनकी मुद्रा, सब कुछ ऐसा था जैसे किसी अशुभ की सूचना दे रहे हों। माँ पत्थर होकर बैठी रही। सबसे गले मिलकर रोने के बाद दीदी बहनों से बतिया रही थी। वे भी चौंक कर रह गई। चले कैसे गए? मुझे नहीं ले जाएंगे क्या? उन्होंने फुसफुसाकर कहा। और तब माँ एकदम उठकर बाहर आई। मुझे ठीक ठीक बताओ जी, क्या हुआ है? तुमने कुछ कह तो नहीं दिया? कुछ कहने लायक उसने मुझे रखा ही कहाँ है? हम सब लोग जो बैठक के दरवाजे पर सिमट आए थे। बाबूजी की दर्द भरी आवाज से भीतर तक सिहर उठे। उसके बाद बाबूजी ने धीरे धीरे बतलाया कि गीता को हमेशा के लिए यहाँ छोड़ गया है वह। कहता था शादी सिर्फ पिता का मन रखने के लिए की थी, उसका अपना मन तो कहीं और है। बाबूजी कह रहे थे, और बड़ी ठसक के साथ, मुझसे कह गया है कि मैं अपना फर्ज पूरा करूंगा, हर महीने खर्च बराबर भेजता रहूंगा। इससे ज्यादा निभा मेरे बस का नहीं है। तो तुमने क्या जवाब दिया? माँ ने बुझे स्वर में पूछा। मैंने कह दिया कि इतने दिनों तक लड़की इसी घर में पली है, आगे भी उसका खर्च मैं उठा सकता हूँ। तुम्हें तकलीफ करने की जरूरत नहीं है। बाबूजी शायद आगे भी कुछ कहते, परंतु उसी समय दीदी चीख मारकर बेहोश हो गई, और सब लोग उसी ओर दौड़ पड़े। बेचारी दीदी बड़ी उमंग से घर से चली थी अजमेर के लिए। सास ने गृहस्थी के छोटे मोटे सामान बड़े प्यार से साथ में बांध दिए थे। रास्ते में जीजाजी ने कहा था, चलो तुम्हें तुम्हारे माँ बाप से मिलवा लाएं। तब पति की सहृदयता पर वे रीझ उठी थी। खुशी के आवेग में यह भी याद नहीं रहा था कि जयपुर से अजमेर जाते हुए उज्जैन में रुकने की कौन सी तुक है। कुछ समझने बूझने की उम्र नहीं थी मेरी, लेकिन इस छल प्रपंच पर उस उम्र में भी मेरा खून खौल उठा था। उस रात किसी ने मुंह में पानी नहीं लिया। घर में ऐसा सन्नाटा था जैसे किसी की मौत हो गई हो। सुबह उठकर देखा, माँ का रुख एकदम से बदला हुआ है। चाय के समय भैया से उन्होंने कहा, मुन्ना, अपने कपड़े ठीक ठाक कर लो, शाम को गीता के साथ जयपुर जाना है। हम लोग सब स्तब्ध होकर देखते ही रह गए। दीदी तो धाड़ मारकर रोने बैठ गई। दीदी अब उस घर में नहीं जाएंगी माँ, भैया ने कहा। देख, तू अपनी अकल मत चलाया कर, जो कहूँ उसे चुपचाप मान लिया कर। मुन्ना ठीक कह रहा है, बाबूजी बोले। जो इसे अपमानित करके यहाँ छोड़ गया है, वही आदर समेत लिवा जाएगा, तभी गीता जाएगी। नहीं तो उसके सास ससुर के यहाँ नौकरानी बनाकर मैं नहीं भेजूंगा। तुम बेकार की जिद मत करो। बाबूजी, आपने मुझे उस समय बुला क्यों नहीं लिया? बच्चों की वो खबर लेता कि बस, पूछता तो कम से कम कि अब बड़े 30 मार्का बन रहे हैं। उस समय दिलेरी कहाँ चली गई थी? बाप के सामने तो भीगी बिल्ली बन गए थे। मुन्ना, ज्यादा बकवास मत कर, चुपचाप जाने की तैयारी कर। माँ गुस्से में उफन रही थी। पागल हुई हो क्या गीता की माँ? पागल मैं नहीं, आप हुए हैं। अगर आज नहीं भेजा तो इसे फिर कभी नहीं भेज पाएंगे, समझे? भेजने की कोई जरूरत भी नहीं है। कह तो दिया बड़ी शान से कि जरूरत नहीं है।
ऐसा भी कहीं हुआ है? कितने दिन रख पाएंगे हम उसे? कल को लोग 100 तरह के सवाल पूछेंगे, 100 तरह की बात करेंगे, तब किस किस का मुंह बंद करेंगे आप? और ये जो 3-3 मेरी छाती पर मूंग दलने को बैठी हैं, इनका निस्तार कैसे होगा? इन्हें कौन ब्याह कर ले जाएगा? बहुत कठोर थी माँ की बात, लेकिन शायद बहुत व्यवहारिक भी थी। तभी तो किसी से जवाब नहीं देते बना। दीदी तो एकदम पत्थर ही हो गई थी। दिन भर उन्होंने किसी से बात नहीं की, आंखों से एक बूंद भी आंसू बहाए बिना वह शाम को चुपचाप तांगे में बैठ गई। उन्होंने एक बार भी पीछे मुड़कर नहीं देखा। तब क्या पता था कि दीदी इस घर से हमेशा के लिए जा रही है। 2 महीने बाद उनकी मृत्यु की खबर आई थी। बाबूजी और भैया ने माँ को आड़े हाथों लिया था। दुख के आवेग में वे कहनी एक अनकहनी सब कह गए थे। माँ ने चुपचाप सब सुन लिया था। माँ ने तो केवल माँ का कर्तव्य भर किया था। दीदी की हत्या जिसने की थी, वह भला आदमी मेहमानों वाले कमरे में मजे से सो रहा है और उसके आतिथ्य का अनचाहा कर्तव्य मुझ पर आ पड़ा है। एक गहरी सांस लेकर मैंने करवट बदली। देखा, ये चित लेटे सीलिंग फैन को देख रहे हैं। कुछ क्षण पहले वाला अपना व्यवहार याद करके बहुत ग्लानि हो आई। उनके बालों में उंगलियां फिराते हुए मैंने प्यार से पूछा, सोए नहीं अभी? नींद ही नहीं आ रही है। सिर में तेल डाल दूं? अरे नहीं, इसकी जरूरत नहीं है। दरअसल नीतू, मैं बहुत सोच में पड़ गया हूँ। ऐसी कौन सी समस्या आ गई है? विपिन की शादी की। मुझे डर लग रहा है कि यह रिश्ता पक्का हो जाएगा। तो यह तो खुश होने की बात है। तुम विपिन को ठीक से जानती होती तो ऐसा नहीं कहती। मैं तो उसे बचपन से जानता हूँ। कोई ऐब, कोई व्यसन नहीं है जो उसने न किया हो। उसके अफेयर्स को लेकर तो 2-4 हॉट बुक्स लिखी जा सकती हैं। उसके दोस्तों को देखोगी तो तुम गश खा जाओगी। जो भी उसकी जिंदगी में आएगी, काबिले रहम होगी। फिर ये तो तुम्हारी बहन की लड़की है। इन्होंने बड़ी भावुकता से कहा। आप बेकार परेशान हो रहे हैं। एक तो वह मेरी बहन की लड़की नहीं है, दूसरे लड़की वाले खुद छानबीन कर लेते हैं। यही तो तुम नहीं समझती। लड़की वाले मकान देखते हैं, दुकान देखते हैं, इकलौता लड़का देखते हैं, उसकी एलएलबी की डिग्री देखते हैं और बस रीझ जाते हैं। यह समझना बड़ा मुश्किल है कि इस घर में लड़की देना उसे कुएं में ढकेलने के समान है। इसीलिए तो मैं चाहता हूँ अम्मा इन झमेलों में न पड़े। पर विपिन तो जैसे उनकी आंख का तारा है। उसके सारे गुण जानती हैं, लेकिन बड़ी शांति से कहती हैं, शादी हो लेने दो, सब ठीक हो जाएगा। क्या खाक ठीक हो जाएगा? विपिन के बारे में बहुत विस्तार से नहीं जानती थी मैं। फिर भी वह व्यक्ति कुत्सित प्रवृत्ति का है, यह पहले ही दिन जान गई थी। उसके सामने मैं यथासंभव नहीं पड़ती थी। अम्मा जी का वह बहुत लाडला है, पर फिर भी वे मुझे उसकी छाया से बचाए रखती थी। इसके बावजूद भी जब जब उसकी दृष्टि मुझ पर पड़ती थी, भय की एक बर्फानी लहर शरीर में दौड़ जाती थी। मैंने ये सुन रखा था कि उस घर में कोई मेहरी, कोई मिसरानी ज्यादा दिन नहीं ठहरती थी। अड़ोस पड़ोस की औरतें सिर्फ कारण विशेष पर ही वहां जाती थी। रिश्तेदार अपनी बहू बेटियों को वहां भेजने में कतराते थे। यह भी सुना था कि मामा जी अपने समय में काफी प्रसिद्ध थे और अब विपिन उन्हीं की परंपरा को निभा रहा है। मेरी आंखों के सामने मामी जी का सूखा दुबला चेहरा घूम गया। पति की आतंक की परछाई उनकी आंखों में साफ झलकती है। शरीर पर शेर भर सोना पहने हैं वे, लेकिन भिखारी को एक मुट्ठी अनाज अपनी मर्जी से नहीं दे सकती। अपनी इच्छा से एक साड़ी तक उन्होंने कभी खरीदी नहीं। इस उम्र में भी घर से बाहर अकेले निकल पाना उनके लिए संभव नहीं है। जिंदगी भर अपनी इच्छाओं का गला घोंटते ही बीता है। चेहरे पर एक अजीब दयनीयता छाई रहती है। विपिन तो हर मामले में बाप से एक कदम आगे ही था। क्या पता कल को उसकी पत्नी भी इसी तरह एक चलती फिरती लाश बन जाए। मैंने रंजना को उसकी पत्नी के रूप में देखा और मैं एक आसुरी आनंद से भर उठी। मैंने प्राणपण से चाहा कि यह शादी होकर ही रहे।
रंजना को अपनी आंखों से यूं तड़पता हुआ जीजाजी देखें, उसका दुख उनके कलेजे को छलनी बना दे। शायद तब उन्हें भान होगा कि जिसे इस बेदर्दी से ठुकराकर चले आए थे, वह भी किसी की बेटी थी। उसके माँ बाप भी आठ आठ आंसू रोए थे। सुबह मैं एक दूसरे ही नीतू बन गई थी। चाय लेकर खुद जीजाजी के कमरे में गई। वहां कुर्सी पर बैठकर रंजना के उसकी माँ के विषय में काफी कुछ पूछा। मेरी इस दिलचस्पी को देखकर उनका संकोच भी कुछ कम हुआ। फिर उन्होंने मुझे रंजना के सर्टिफिकेट्स दिखाए, जो उसे एनसीसी में, संस्कृत में और सितार में मिले थे। दो तीन फोटो दिखाए, जिनमें वह पुरस्कार ले रही थी या भाषण दे रही थी। कुल मिलाकर लड़की ऑलराउंडर लगी। जीजाजी के पिलोक वर्कर्स बतला रहे थे कि घर के कामों में भी वह पीछे नहीं है। सुबह नाश्ते का आयोजन जोरदार था। अम्मा जी खुद रसोई में बैठी थी और अपनी देख रेख में सब बनवा रही थी। विपिन को उन्होंने खास तौर से बुलवा भेजा था और वह बड़ा गंभीर पोज लेकर नाश्ते की मेज पर बैठा हुआ था। मैं बिना बात के इधर से उधर भागती फिर रही थी और बतिया रही थी। मेरा चहकना इन्हें जरा अच्छा नहीं लग रहा था। उनका फूला हुआ मुंह इस बात की गवाही दे रहा था। कहिए लाला जी, लड़की पसंद आई? जीजाजी के इधर उधर होते ही मैंने बड़े अंदाज से विपिन से पूछा। अक्सर मैं उसे भाई साहब ही कहती थी, पर आज के लिए मैंने ये खास टोन अख्तियार किया था। वह बड़े लापरवाह ढंग से बोला, रिजल्ट अभी से थोड़े ही आउट किया जाता है, बाद में खबर भेजी जाएगी। अरे वाह, ये लटके लड़की वालों को दिखाइएगा, हमसे तो सीधी सच्ची बातें कीजिए, मैंने इतराते हुए कहा। इनके चेहरे के बदलते हुए रंगों से मुझे और ताव आ रहा था। आप भी तो अब लड़की वालों के दल में शामिल हो गई हैं। ओह नो, हमारा भाभी वाला रिश्ता भूला मत बैठना भैया, यह तो घाटे का सौदा हो जाएगा। तब फिर मेरे साथ लड़की देखने अजमेर चलना होगा। क्यों, अम्मा जी जाएंगी ना? अरे नहीं, बुजुर्गों के साथ कोई फ्रीडम नहीं रहती। शादी के बाद वैसे भी तुम्हारी फ्रीडम खत्म हो जाएगी, अभी से आदत डालो, इन्होंने व्यंग्य किया। अरे नहीं भाई साहब, अपनी आजादी में कोई खलल नहीं डाल सकता, उसने उसी लापरवाह अंदाज में कहा। सो तो पता लग जाएगा, मैंने चुटकी ली, थोड़े दिन ठहर जाइए। ये एकदम चीखे, अब बकवास बंद करो और रसोई की ओर देखो, आज छुट्टी नहीं है। अपमान का घूंट पीकर मैंने रसोई का रुख किया। खाने का तो बहाना था, इतने हैवी नाश्ते के बाद दाल रोटी कौन खाता? मुश्किल से दो कोर खाए होंगे, लेकिन तामझाम तो सारा मुझे करना ही पड़ा। दफ्तर गए भी ऑफ मूड में थे, लौटने के बाद भी देखा मुंह उसी तरह सूजा हुआ है। अम्मा कहाँ है? मंदिर गई हैं। परम पूजनीय जीजा जी कहाँ हैं? मामा जी के यहाँ गए हैं। सोना मोना मोना हरि के साथ बाजार गई है। सोना को शुक्ला परिवार अपने साथ तिघरा बंद ले गया है। चाय अभी मिलेगी या परम आदरणीय जीजाजी के लिए रुकना होगा? उत्तर में मैंने चाय नाश्ता टेबल पर लगा दिया। चाय पीकर उठते हुए बोले, माननीय जीजाजी के कब तक लौटने की संभावना है? अम्मा का आदेश है, शाम को उन्हें घुमा लाऊं। इस बात का मुझे जवाब नहीं देना पड़ा। जीजाजी खुद ही उपस्थित हो गए थे। वे लोग घूम घाम कर लौटे। उस समय खाना वाना बनाकर मैं आंगन में चारपाई पर बैठी मीना को सुलाने का यत्न कर रही थी। सोना नहीं लौटी अभी तक? 8:30 हो रहे हैं। अरे, मैंने तो पता नहीं कब से घड़ी ही नहीं देखी। बड़ी अच्छी आदत है यह, सब तरह की चिंताओं से मुक्ति मिल जाती है। क्या हो गया भाई? गुसल खाने से निकलते हुए जीजाजी ने हंसकर पूछा। लड़की को भेज दिया है अड़ोसी पड़ोसियों के साथ और खुद आराम से बैठी हुई हवा खा रही है। मैंने क्यों भेजा होगा? आपकी अम्मा बैठी हैं अभी घर में। मुझे भी ताव आ गया था। क्या हो गया रे? क्यों दिया बत्ती की बेला चकचक कर रहे हो? पूजा घर से निकलते हुए अम्मा जी ने पूछा। ये दिया बत्ती की बेला है पूजनीय अम्मा जी, इस समय 8:30 बज रहे हैं। तो तो क्या, छोकरी को कहाँ भेज दिया? अभी तक पता नहीं है। अरे तो आ जाएगी,
इतनी चीख पुकार क्यों मचा रहे हो? मिसेस शुक्ला के बहन बहनोई आए हुए हैं ना आजकल। रोज कहीं न कहीं घूमने का प्रोग्राम होता है। आज तिघरा गए हैं। वे जहन्नुम में जाएं, मुझे क्या करना है? लेकिन सोना को भेजने की क्या जरूरत थी? वहां पानी के किनारे उछल कूद मचाएगी। कौन उसे देखेगा वहां? सब लोग अपनी मौज में होंगे। सच अम्मा, कभी कभी तो तुम कमाल करती हो। भैया सठिया गई उन्हें, इसीलिए ऐसा हो जाता है। अम्मा जी ने गुस्से में कहा। फिर मुझसे बोली, छोकरी को दे मेरी गोद में और खाना लगा तो मेहमानों की भूख प्यास का तो ख्याल किया करो। दरअसल उन्हें मेहमानों के सामने इस तरह की चकचक अच्छी नहीं लग रही थी। खाना खाते समय भी इनका बड़बड़ाना जारी था। वहां गिरने का खतरा है, वहां कीड़ों का डर है, वहां ठंडी हवा चलती है। जीप में ठूस कर भरे हुए बच्चों में से कोई पीछे गिर भी जाए तो पता नहीं चलेगा। शुक्ला जी के चारों शहजादे जीप चलाने का शौक रखते हैं, कहीं उन्होंने बेड़ा गर्क न कर दिया हो। पहले तो इनकी बक बक पर हंसी आती रही, गुस्सा आता रहा, पर जब घड़ी का कांटा 9:30 को पार करके 10 की ओर बढ़ चला, तब मुझे भी चिंता होने लगी। अजीब अजीब ख्याल आने लगे। लगा जरूर कुछ ऐसा वैसा हो गया है, तभी वे लोग लौटे नहीं हैं। नहीं तो तिगरा तो इतनी दूर नहीं है। मुझे पानी, जंगल, जीप, सुनसान सड़क, सभी जगहों से संबंधित दुर्घटनाएं याद आने लगी और लगा कि बस अब रो ही पड़ूंगी। कुछ गरम पहनाकर भी भेजा है या यूं ही रवाना कर दिया है? वे फिर एक बार झल्लाए और मुझे जैसे रोने का बहाना मिल गया। नवीन, तू चुप नहीं करेगा अब? तेरी बिटिया हमारी भी कोई है, और जिनके साथ गई है वे भी बाल बच्चेदार लोग हैं। अपने से ज्यादा ख्याल रखेंगे उसका। अम्मा जी ने इन्हें डांटा। सचमुच सोना को शुक्ला जी के यहाँ घर से भी ज्यादा लाड प्यार मिलता है। उनके चारों लड़के ही लड़के हैं, इसलिए सभी लोग उस पर अपना दुलार बरसाते हैं। यही वजह है कि वह भी उनके साथ हर कहीं जाने के लिए तैयार हो जाती है। पर यह सारी बातें इस समय जरा भी सांत्वना नहीं दे रही थी। अम्मा जी बातें इतनी धीरज की कर रही थी, लेकिन मन में वे भी घबरा गई थी। शॉल ओढ़े बरामदे में बैठी वह हर आने जाने वाली गाड़ी को बड़ी आशा से देख रही थी। करीब 11 बजे दरवाजे के सामने एक स्कूटर रुका। मिस्टर एंड मिसेस शुक्ला उसमें से उतरे। सोना मिसेस शुक्ला की गोद में सो रही थी। उसने बंटी का कोट पहना हुआ था, जो उसके घुटने तक आ रहा था। कानों पर शायद शुक्ला जी का रूमाल बंधा हुआ था। वे लोग अपनी गाथा सुनाते रहे, पर मुझे कुछ सुनने का होश नहीं था। मैंने झपटकर सोना को गोद में ले लिया था और अपने कमरे में चली गई थी। नीतू, अम्मा जी ने आवाज दी, आप लोगों के लिए चाय तो बना दे झटपट। नहीं नहीं, अभी रहने दीजिए, सब लोग वहां वेट कर रहे होंगे, शुक्ला जी ने उठते हुए कहा। सब लोग क्या अभी वहीं हैं? मैंने पूछा। नहीं, रास्ते में हैं, गाड़ी खराब हो गई थी। बाई चांस मेरा एक फ्रेंड उधर से पास हुआ, उसी का स्कूटर उधार लेकर आए हैं हम लोग। हमने सोचा आप लोग परेशान हो रहे होंगे, अब यहाँ से मैकेनिक वगैरह का इंतजाम कर ले जाएंगे। वे लोग मना करते रहे, पर अम्मा जी ने जबरदस्ती चाय बनवाकर थर्मस में भर दी। नाश्ते का थोड़ा सा सामान और गरम शॉल और चादरें भी साथ दे दी। हमारी असुविधा के लिए बार बार क्षमा याचना करते हुए वे लोग चले गए। उनके जाते ही अम्मा जी बोली, देखो, मैं कहती न थी तुम लोग बेकार परेशान हो रहे हो। जो लेकर जाता है उसको भी तो कुछ चिंता होती है। अरे भाई, अपने बच्चों से ज्यादा पराये बच्चे का ख्याल रखना पड़ता है। फिर जीजाजी की ओर मुड़कर बोली, सच कहती हूँ भैया, अपने बच्चे तो कैसे भी पाल ले कोई, पर दूसरे के बच्चों की जिम्मेदारी बड़ी विकट होती है। अब तुम्हें क्या बताऊं, मेरी लड़कियां कैसे बड़ी हो गई कुछ पता ही नहीं चला। पर यह जो तुम्हारी साली है न, इसे छींक भी आ जाती है तो डॉक्टर के यहाँ दौड़ी जाती हूँ मैं। क्यों रे, मैं झूठ तो नहीं बोल रही? लेकिन ये आखिरी बात जिनसे कही गई थी, वे अब गुमसुम से बैठे हुए थे। पिछले 3-4 घंटों से अविराम बोलकर मानो अब थक गए थे। अजीब सा स्वभाव है इनका। जितने ज्यादा नर्वस होंगे, उतने ही बकझक करते रहेंगे। अम्मा अपने बेटे की इस कमजोरी को खूब जानती थी
उनके सिर पर प्यार से हाथ फेरते हुए बोली, चल उठ। सो जाकर अब इतना घबराता है कोई? अरे लड़की के माँ बाप को तो पत्थर सा कलेजा रखना पड़ता है। जरा सी देर में तूफान खड़ा कर दिया तुमने। कल को ससुराल जाएगी तो पता नहीं क्या करोगे तुम लोग। रात बिस्तर में लेटे हुए भी अम्मा जी की यही बातें कानों में गूंज रही थी। रोज उनके पास सोने वाली सोना आज हम लोगों के बीच में सो रही थी और हम दोनों प्यार से उसका शरीर सहला रहे थे। पूरे 12 घंटे वह बाहर रही थी और उतनी सी देर में हम लोग बौखला उठे थे। कहनी अनकहनी पता नहीं क्या क्या कह गए थे। अब याद करके भी हंसी आ रही थी। कैसे पत्थर दिल होते होंगे तुम लोगों के माँ बाप, जो हमेशा के लिए तुम्हें दूसरे के यहाँ भेज देते हैं। इन्होंने कहा, ऐसे पत्थर दिल न हो, वो लोग तो आप लोग जिंदगी भर कंवारे ही रह जाएंगे। मैंने कहा और हम दोनों हंस पड़े। मैं तो अपनी लड़कियों की शादी नहीं करूंगा। वाह, शादी क्यों नहीं करेंगे? यूं कहिए कि घर जमाई रख लेंगे। और नन्ही सी सोना दुल्हन बनकर बार बार मेरे सपनों में आई उस रात ठीक काबुली वाला की मिन्नी की तरह लग रही थी। लाल साड़ी में लिपटी हुई गुड़िया सी। अपनी कल्पना से ही रचकर पता नहीं कितने दूल्हे मैंने उसकी बगल में खड़े करके देख लिए, लेकिन एक भी मुझे उसके योग्य नहीं लग रहा था। सोच रही थी कहाँ से राजकुमार लाऊं अपनी गुड़िया के लिए, और ठोक बजाकर देखा हुआ घर भी अगर निकम्मा निकल गया तो। कल्पना का ही खेल था सारा, लेकिन तब भी भय से पसीना पसीना हो उठी। बिस्तर ही में उठकर बैठ गई मैं। देखा, अपने पिता के गले में बाहें डालकर सोना मजे में सो रही है। क्या ही अच्छा होता बच्चे इसी तरह बच्चे बने रहते। तब नाजों पली अपनी बिटिया को अजनबी हाथों में सौंपने की जरूरत नहीं पड़ती। अजनबी भी कभी कभी कितने हृदयहीन होते हैं। दीदी की कहानी नए सिरे से याद आई, नए अर्थों के साथ। और आश्चर्यजनक रूप से याद आई रंजना। मैंने अपने मन से पूछा, रंजना, अगर दीदी की अपनी बेटी होती तो क्या मैं इस रिश्ते की पैरवी कर सकती थी? उस जैसी भावुक और संवेदनशील लड़की के लिए क्या मैं विपिन जैसा लड़का सजेस्ट कर सकती थी, जिसकी परछाई तक से मुझे नफरत है, जिसके किस्सों को इन्होंने हॉट बुक्स की संज्ञा दी है? क्या वह किसी भी कुलीन कन्या का हाथ थामने योग्य रह गया था? फिर रंजना के साथ मैं ये अन्याय क्यों कर रही हूँ? शिकायत मुझे जीजाजी से है। उनके अपराधों का दंड वह निरीह लड़की क्यों भुगते? विपिन के लिए रिश्तों की कमी नहीं है। कोई न कोई बदनसीब लड़की इस घर में आ ही जाएगी, और जैसा कि अम्मा जी कहती हैं, शादी के बाद वह राह पर भी आ जाएगा। लेकिन यह भी तो एक रिस्क है। अपनी जिंदगी दांव पर लगाकर रंजना ही यह रिस्क क्यों मोल ले? सु- सुबह मैंने अम्मा जी से कहा, मैं रंजना को एक साड़ी भेजना चाहती हूँ। उन्होंने फौरन अपने बेटे को बाजार दौड़ाकर कोटा जरी की एक शानदार साड़ी मंगा दी। साड़ी लेकर मैं मेहमानों वाले कमरे में गई। जीजाजी अपना सामान बांध रहे थे। जीजाजी, यह साड़ी रखिएगा, रंजना की शादी पर मेरी ओर से अग्रिम भेंट। अरे, इस फॉर्मेलिटी की क्या जरूरत थी? और अब तुम विपिन बाबू के साथ आ रही हो न अगले हफ्ते, तब खुद ही दे देना। अच्छी तरह रिकमेंड करना भाई। रंजना का केस, वैसे तुम्हारी वजह से मैं बहुत निश्चिंत हो गया हूँ। रंजना इस घर में आएगी भी तो उसे अकेलापन नहीं खलेगा। घर वर आपको बहुत भागया लगता है। हाँ भाई, अच्छा तो है, पर अपनी दाल गल जाए तब है। इसीलिए तो तुम्हारी खुशामद कर रहा हूँ। वे हंसकर बोले। इन 2 दिनों में वे मुझसे काफी खुल गए थे। जीजाजी, विश्वास कर सको तो एक बात कहूँ, रंजना अगर अब मेरी अपनी बेटी होती तो मैं ये रिश्ता कभी नहीं मंजूर करती। क्या कह रही हो? इस घर की बहू हूं मैं। ज्यादा तो कुछ नहीं कह पाऊंगी, लेकिन इतना जान लीजिए कि दुनिया में रुपया पैसा ही सब कुछ नहीं है। रुपए पैसे के साथ कई अलाएं बलाएं भी जुड़ जाती हैं। यह तो आपको भी मालूम ही होगा। इससे ज्यादा कुछ नहीं कहा मैंने।
मेरी बात का भी विश्वास कर ही लेंगे, ये आशा कहाँ थी। फिर भी मुझे तसल्ली थी कि मैंने अपना फर्ज पूरा कर लिया है। निर्णय अब वे जो चाहें करें। शंका के बीज तो मैंने डाल ही दिए थे।